हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं जितेंद्र आपके सामने आज एक सेशन लेकर आया हूं जिसमें अपन एग्रीकल्चर जो अपने बीएससी होता है उस बीएससी में जो फर्स्ट ईयर की मैथ चलती है सेमेस्टर फर्स्ट की उसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। और उससे पहले आप सभी के लिए देखो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी है कि हमारे जो उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट है चोमू जयपुर में उसमें जो है क्रैश कोर्स से जो आपके जेईटी और सीयूईटी दोनों के लिए होता है वो 4 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो जो भी विद्यार्थी चाहे से वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे वो हिंदी मीडियम का हो और वो जेईटी और सीयूईटी की तैयारी करना चाहता है तो उनके लिए जो है 4 अप्रैल से क्रैश कोर्स के जो बैचेज हैं वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। आगे अपन जो है आज अपन बात करने वाले हैं अपने जो एग्रीकल्चर बीएससी फर्स्ट ईयर में जो मैथ्स चलती है अपने उसके बारे में। और इसी के साथ अपन जो 12th बोर्ड की अपने एग्जाम होती है उसमें जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है उसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। तो आज का देखो अपना जो टॉपिक रहने वाला है तो उस टॉपिक की अपन बात करते हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अवयव के बारे में। अवयव अर्थात अपन बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। अवयव अर्थात अपन बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में कि ये मैट्रिक्स क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, क्या क्या इसमें होता है, उन सभी चीजों के बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो एक बार सभी विद्यार्थी जो है इस क्लास को यदि देख रहे हैं तो इस क्लास को जो है शेयर कर दें। और आप हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो वीडियो जो होंगे अपने उनके बारे में आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखो बात करते हैं अवयव अर्थात मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स होता क्या है? तो देखो मैट्रिक्स की यदि परिभाषा की बात करते हैं तो मैट्रिक्स इस प्रकार से एक चिन्हित होती है और इसमें अपन बात करते हैं इसमें इसके अवयव होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसके अवयव होते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा के रूप में यदि अपन बात करना चाहें तो इसकी परिभाषा क्या होती है? तो अवयव जो है, अवयव जो होता है, अवयव पंक्तियों, अवयव जो होता है वो पंक्तियों तथा स्तंभों का, पंक्तियों तथा स्तंभों का, रो तथा कॉलम्स का अवयव जो होता है अपना पंक्तियों तथा स्तंभों का आयताकार, आयताकार व्यवस्था या आयताकार व्यवस्थित एक क्रम होती है अर्थात आयताकार व्यवस्था होती है। अपनी जो है एक आयताकार व्यवस्था होती है। तो भाई अवयव की यदि अपन बात करना चाहें कि भाई अवयव क्या होता है तो अवयव क्या होता है? अवयव जो होता है पंक्ति और स्तंभों के रूप में अपने एक आयताकार व्यवस्था होती है, एक अरेंजमेंट होता है रो और कॉलम्स के रूप में। ठीक है, जैसे अपन आगे बात करते हैं जैसे इस प्रकार से जो है अपन अवयव को लिखते हैं, इसमें जो एलिमेंट लिखे जाते हैं तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं तो यहाँ पर जो पहला एलिमेंट आता है A1, A11, A12, A13, इस प्रकार से यहाँ पर जो आता है A1 M तक मान लेते हैं अपन। ठीक है, इसी प्रकार A21, A22 इस प्रकार से यहाँ पर पंक्तियां होती हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो इस प्रकार से अपने चल रही है, इस प्रकार जो अपने सीधी चल रही है तो ये जो सीधी चलती है उन्हें अपन नाम देते हैं पंक्ति। ये जो अपनी इस प्रकार से सीधी चलती है उन्हें अपन क्या नाम देते हैं? पंक्ति। अर्थात क्या नाम दिया जाता है? रो। क्या नाम देते हैं भाई? पंक्ति अर्थात रो नाम दिया जाता है। किसे देते हैं? पंक्ति अथवा रो नाम अपन। जो अपने यहाँ पर जो ये सीधी वाली लाइन में चलती है उन्हें क्या कहते हैं अपन? रो अथवा पंक्ति कहते हैं। जो अपने इस प्रकार से जो ये सीधे लाइनों में इस प्रकार से आती हैं, ठीक है, इन्हें अपन जो है नाम देते हैं कॉलम। इन्हें अपन क्या नाम देते हैं? कॉलम। इन्हें अपन जो है नाम देते हैं अर्थात इन्हें क्या नाम देते हैं अपन? स्तंभ। इन्हें क्या नाम देते हैं अपन? स्तंभ अपन नाम देते हैं। तो अवयव होता क्या है? अवयव जो होता है वो पंक्तियों तथा स्तंभों का एक आयताकार अरेंजमेंट व्यवस्था होती है और इसमें जो सीधी लाइन में लिखे जाते हैं उन्हें अपन पंक्ति कहते हैं और इस प्रकार से जो लिखे जाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? कॉलम, स्तंभ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं अपन अवयव के क्रम के बारे में। यहाँ पर अपन जो बात करने वाले हैं सेकंड अपन यहाँ पर जो बात करेंगे वो करेंगे भाई देखो अवयव के क्रम के बारे में। इसके बारे में बात करने वाले हैं अवयव के क्रम के बारे में। तो अवयव का देखो क्रम क्या होता है? अवयव के क्रम अर्थात किसकी बात करने वाले हैं? ऑर्डर की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं अपन। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कि अपने पास जैसे कोई भी अपने पास में इस प्रकार से अवयव है और इस अवयव में जो है पंक्तियों की संख्या होती है वो तो m है और मान लेते हैं स्तंभों की संख्या क्या होती है? n होती है। तो क्रम को किस प्रकार लिखते हैं? तो क्रम जो होता है वो इस प्रकार होता है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और उसके बाद में लिखी जाती है स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या और उसके बाद में किसकी लिखी जाती है? स्तंभों की संख्या। पहले लिखी जाती है पंक्तियों की संख्या और फिर किसकी संख्या लिखी जाती है? स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। अर्थात नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ
रोज, और यहां पर फिर लिखा जाता है नंबर ऑफ कॉलम्स। इस प्रकार से जो है अपन लिखते हैं अवयव का क्रम, और अवयव का क्रम लिखते हैं, क्रम में पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है और उसके बाद में लिखी जाती है स्तंभों की संख्या लिखी जाती है भाई, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं अपने यहाँ पर बात कर लेता हूँ, जैसे मैंने यह मान लू यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इस प्रकार से यहाँ लिखा 3 4 1 2 3 5। अब मैं पूछना चाहता हूं कि इस मैट्रिक्स का मुझे क्रम बताइए, ऑर्डर बताइए। इस मैट्रिक्स का क्रम अर्थात मुझे क्या बताना है, ऑर्डर बताना है भाई। देखो तो किस प्रकार से बताएंगे, देखो यहाँ पर क्रम में मैंने क्या बताया, सबसे पहली चीज क्रम में जो आपको बतानी है वो बतानी है पंक्तियों की संख्या। क्या बतानी है, पंक्तियों की संख्या। देखो भाई पंक्तियां कितनी, मैंने कहा था ये जो सीधी चलती है वो अपनी क्या होती है भाई, पंक्तियां होती है। तो सीधी एक और कितनी है, दो, तो इसमें देखो पंक्तियों की संख्या दो हो गई। उसके बाद मैंने कहा क्या लिखना है आपको, स्तंभों की संख्या। आपको क्या लिखना है उसके बाद में, स्तंभों की संख्या। तो स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो स्तंभ कितने, एक दो और तीन, यानी इसमें जो स्तंभों की संख्या है वो कितनी है भाई, तीन। तो अवयव का जो क्रम है वो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3। अवयव का क्रम क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। और एक छोटा जो क्वेश्चन बनता है इस प्रकार सीधा सा क्रम का आपको पूछ लिया जाता है। अब देखो यहां पर ये था अपना छोटी सी जानकारी थी, अवयव क्या होता है, इसका क्रम किस प्रकार से अपन लिखते हैं। अब देखो यहां पर बात करते हैं अवयव के प्रकार की। अपन जो बात करने वाले हैं वो करेंगे अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं अपन। ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे अपन। और देखो टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो जिस जिसके बारे में अपन बात करेंगे यहाँ पर साथ साथ उसको लिखते रहेंगे भाई। देखो अपन, देखो भाई सबसे पहले अपन बात करते हैं पंक्ति अवयव। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, पंक्ति अवयव के बारे में बात करते हैं। और पंक्ति अवयव अर्थात यहाँ पर बात करने वाले हैं रो मैट्रिक्स। किसके बारे में बात करने वाले हैं, रो मैट्रिक्स के बारे में। तो देखो भाई पंक्ति अवयव अर्थात अपना जो रो मैट्रिक्स है वो क्या होता है उसके बारे में अपन यहाँ पर बातें करने वाले हैं। ठीक है, इसमें होता ऐसा है कि जो आपका रो मैट्रिक्स होता है अर्थात जो पंक्ति अवयव होता है उसमें अपन बात कर देंगे किसके बारे में, पंक्ति के बारे में। तो पंक्तियों की संख्या जिसमें एक होती है, केवल एक ही पंक्ति होती है, वो होता है अपना रो मैट्रिक्स। अर्थात यहाँ पर जैसे मैं बात करूं भाई पंक्ति अवयव की, तो जैसे ये मान लो मैंने लिख दिया मैट्रिक्स में एक, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2 और 3, और ये मैं पूछूं ये क्या है, तो ये जो होता है अपना पंक्ति अवयव होता है भाई। ये क्या होता है, अपना पंक्ति अवयव होता है। क्यों, जिसमें नंबर ऑफ रोज क्या हो भाई, नंबर ऑफ रोज की अपन यदि बात करें तो नंबर ऑफ रो कितनी होनी चाहिए भाई, एक होनी चाहिए। नंबर ऑफ रो कितनी होनी चाहिए भाई, एक होनी चाहिए। तो वही अपना क्या होता है भाई, पंक्ति अवयव होता है। मैं पूछूं इसका क्रम क्या होगा, तो आप कहोगे सर पहले पंक्ति, पंक्ति कितने, एक, क्रॉस कितना लिख देंगे, स्तंभ 1 2 और 3। तो इसका भाई क्रम क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 3। क्या हो जाएगा भाई, 1 क्रॉस 3, इसका क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लो रे भाई मैंने यहाँ पर लिख दिया ABCDEF, मैं पूछो रे भाई ये कौन सा जो है आपका अवयव होगा, तो आप बताओगे कि सर इसमें हमारे को पंक्ति एक ही दिख रही है। पंक्ति कितनी दिख रही है भाई, एक ही दिख रही है। रो कितनी दिख रही है, रो एक ही दिख रही है भाई। तो रो एक दिख रही है, तो भाई इसमें जो है ये कौन सा हो जाएगा अपना पंक्ति अवयव। कौन सा अवयव हो जाएगा, पंक्ति अवयव हो जाएगा। ठीक है भाई, क्रम की बात कर लेते हैं। तो क्रम में पहले पंक्तियों की संख्या कितनी है भाई, एक, क्रॉस स्तंभ कितने, 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या हो जाएंगे इसमें अपने स्तंभों की संख्या, ये अपने क्या हो जाएगी इसमें स्तंभों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसमें आगे देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये था अपना पंक्ति अवयव। दूसरे की अपन यदि यहाँ पर बात करते हैं तो दूसरा अपने को पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर है स्तंभ अवयव। दूसरा कौन सा है अपना, स्तंभ अवयव अर्थात कॉलम मैट्रिक्स। किसकी बात करेंगे भाई, कॉलम मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो देखो रे भाई कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स की जब बात करते हैं, हमने पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति अवयव की बात की, उसमें पंक्ति कितनी, एक। अब किसकी बात कर रहे हैं, कॉलम वाले की बात कर रहे हैं, स्तंभ अवयव की बात कर रहे हैं। तो जिसमें स्तंभ की संख्या क्या हो भाई, एक। स्तंभ की संख्या क्या हो भाई, एक होती है। तो जिस अवयव में स्तंभ की संख्या कितनी होती है भाई, एक होती है। जिस अवयव में स्तंभ की संख्या कितनी होती है, एक होती है, वह अपना कौन सा होगा भाई, तो वह अपना होगा स्तंभ अवयव होता है। एग्जाम्पल की मैं यदि यहाँ पर बात कर लेता हूं तो एग्जाम्पल देखो 2 3 5,
यहाँ पर मैंने इस प्रकार से एक मैट्रिक्स बनाई है आपके सामने, और इस मैट्रिक्स का यदि मैं नाम पूछूं तो ये मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, तो ये मैट्रिक्स होगी स्तंभ अवयव होगा, स्तंभ कॉलम में मैट्रिक्स होगी। क्यों होगी, रीजन समझिए। क्योंकि मैंने कहा स्तंभ की संख्या जिस मैट्रिक्स में कितनी होती है, एक होती है। जिस मैट्रिक्स में स्तंभ की संख्या एक होती है वो कौन सा होता है, स्तंभ अवयव होता है। इसमें बात करता हूं इसके क्रम की, तो क्रम देखो इसमें पंक्ति कितनी है इस बार, 1 2 और 3 तो है इसमें पंक्ति भाई, और स्तंभ है एक, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3x1। इसका ऑर्डर क्या होगा, 3x1 होगा। उम्मीद है यहां तक चीजें आपके समझ में आ गई होगी। आगे देखो भाई मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो अपन नेक्स्ट बात करेंगे तीसरे नंबर पे, यदि किसी मैट्रिक्स की यदि अपन बात करते हैं तो अपने तीसरे नंबर पर बात करेंगे भाई क्षैतिज मैट्रिक्स की। किसकी बात करेंगे, क्षैतिज अवयव की। देखो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, जैसे अपन इधर सीधा चलते हैं ना भाई, तो ये जो सीधा चलते हैं ना उसे तो अपन नाम देते हैं भाई क्षैतिज। तो अपन सीधा चलते हैं भाई उसे क्या नाम देते हैं अपन, क्षैतिज। और ठीक है भाई, और जैसे अपन इधर खड़ा चलते हैं यानी जो अपने इस प्रकार से चलेंगे उसे अपन नाम देते हैं भाई, क्या नाम देते हैं, ऊर्ध्वाधर। उसे अपन क्या नाम देते हैं भाई, ऊर्ध्वाधर। क्या नाम देंगे अपन, ऊर्ध्वाधर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ऊर्ध्वाधर नाम देते हैं। तो ये तो था क्षैतिज, और ये क्या हो गया अपना, ऊर्ध्वाधर हो गया। अब जो क्षैतिज होता है उसे तो आपके भी समझ में आ गया, क्या नाम देते हैं, पंक्ति। उसे तो क्या नाम देते हैं, पंक्ति। और जो ऊर्ध्वाधर हो गया ये सीधा आ रहा, इसे आप भी समझते हो क्या नाम देते हैं भाई, स्तंभ। क्या नाम देते हैं भाई, स्तंभ नाम देते हैं। तो जो क्षैतिज होता है वो तो पंक्ति, जो ऊर्ध्वाधर होता है वो स्तंभ होता है अपना। तो अब क्षैतिज की बात करते हैं, तो इसमें ऐसा होता है कि जिस अवयव में, जिस अवयव में क्षैतिज यानी कि पंक्तियों की संख्या अधिक हो, इसमें क्या हो, क्षैतिज मतलब पंक्तियां, तो पंक्तियों की संख्या अधिक हो, पंक्तियों की संख्या कैसी हो, अधिक हो। तो पंक्तियों की संख्या यदि अधिक होगी तो वह जो मैट्रिक्स होगी अपनी, वो कौन सी मैट्रिक्स होगी भाई, क्षैतिज मैट्रिक्स, क्षैतिज अवयव होगा। कौन सा अवयव होगा भाई अपना, क्षैतिज अवयव होगा। कौन सा होगा, क्षैतिज अवयव। जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या अधिक होगी वो कौन सी होगी, अपनी क्षैतिज होगी। जैसे यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ भाई, यहाँ मैंने लिखा 2 3, यहाँ लिखा 6 7, यहाँ लिखा 11 3। इसका मतलब इसके क्रम की बात करता हूं तो क्रम क्या, 1 2 3, पंक्ति कितनी, 3, स्तंभ कितने, 1 और 2, मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या क्या है भाई, ज्यादा। तो जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या अधिक होगी वह अवयव कौन सा अवयव होगा, क्षैतिज अवयव होगा। कौन सा अवयव होगा, क्षैतिज अवयव होता है। तो इसे आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जिसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा वो तो क्षैतिज अवयव होता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाई, देखो क्षैतिज के बाद बात करते हैं अपन ऊर्ध्वाधर अवयव। अपन बात करते हैं कौन से की भाई, ऊर्ध्वाधर अवयव की बात करते हैं। ऊर्ध्वाधर जो अवयव है भाई वो क्या होता है, देखो ऊर्ध्वाधर अवयव की बात करते हैं तो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मैंने क्या बताया भाई आपको, स्तंभों की संख्या। ऊर्ध्वाधर का मतलब मैंने आपको क्या बताया, स्तंभों की संख्या बताया। तो स्तंभों की संख्या की यदि अपन बात करते हैं, स्तंभों की संख्या ज्यादा होगी तो जिस अवयव में, नोट करो फटाफट से, कि जिस अवयव में स्तंभों की संख्या, जिस अवयव में स्तंभों की संख्या अधिक हो, जिसे अवयव में स्तंभों की संख्या क्या हो, अधिक हो, तो उसे कौन सा अवयव कहते हैं, ऊर्ध्वाधर अवयव। कौन सा अवयव कहते हैं, ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल की अपन बात कर लेते हैं, तो एग्जांपल की बात करते हैं तो इस प्रकार का अपना जो है अवयव यदि कोई आ रहा है, इसका क्रम की बात कर लेते हैं तो 2 तो इसमें पंक्ति है और 4 इसमें स्तंभ है। तो देखो इसमें स्तंभों की संख्या क्या है भाई ज्यादा है, तो इसमें स्तंभों की संख्या क्या है भाई, ज्यादा। तो जिसमें पंक्तियों की संख्या कम और स्तंभों की संख्या ज्यादा, तो वो तो कौन सा होता है भाई, इसमें कौन सा होता है अपना, ऊर्ध्वाधर अवयव होता है। कौन सा अवयव होता है भाई, ऊर्ध्वाधर अवयव होता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि सभी के सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होगी। यहाँ तक सारी चीजें जो है आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। आगे अपन बात करते हैं, तो आगे अपन बात करते हैं वर्ग मैट्रिक्स। आगे अपन बात करने वाले हैं वर्ग मैट्रिक्स के बारे में। वर्ग अवयव जिसका मतलब होता है भाई स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स।
तो यहाँ पर जब बात करते हैं तो देखो वर्ग, और वर्ग का मतलब आप सब जानते होंगे, वर्ग का मतलब क्या होता है, जो चारों ओर से बराबर होता है भाई। वर्ग का मतलब क्या होता है, जो चारों ओर से क्या होता है, बराबर होता है। जो चारों चारों ओर से क्या होता है, बराबर होता है। चारों ओर से बराबर होने का मतलब क्या है, कि जिस अवयव में, चारों ओर से बराबर होने का मतलब क्या है, कि जिस अवयव में, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या कैसी होती है भाई, समान। ठीक है, रो और कॉलम यदि इक्वल होते हैं तो वो अपनी कौन सी होती है, वर्ग अवयव होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात कर लेता हूं, तो इस प्रकार से यदि कोई अपने पास एग्जांपल आ रहा है जिसमें रो और कॉलम दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ऐसे कोई भी मैट्रिक्स, ऐसा कोई भी अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर होती है, जिसमें पंक्तियां और स्तंभ दोनों यदि बराबर होते हैं तो वह अवयव अपना कौन सा अवयव होता है, वर्ग अवयव होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। उम्मीद है यहां तक की चीजें आपके समझ में आ रही होगी। आगे अपन यदि बात करते हैं तो आगे नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं निम्न, देखो निम्न त्रिभुजीय की, इनके बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना ये चाहूंगा कि जैसे अपने पास में कोई अवयव होता है, ठीक है, अवयव यदि कोई अपने पास में यदि मैट्रिक्स कोई भी होती है तो उस मैट्रिक्स को लिखने के लिए अपन काम में लेते हैं ए आई जे, उसको लिखने के लिए अपन काम में लेते हैं ए आई जे। ए आई जे का मतलब ऐसा होता है, आई का मतलब तो होता है पंक्तियों की संख्या, आई का मतलब तो होता है पंक्तियों की संख्या, ठीक है, और जे का मतलब होता है उसमें स्तंभों की संख्या, जे का मतलब होता है उसमें स्तंभों की संख्या। ठीक है भाई, ये होता है इसमें किसकी संख्या, पंक्तियों की संख्या, और ये इसमें किसकी संख्या होती है भाई, स्तंभों की संख्या होती है। अब यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं, सबसे पहले जो है अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर ऊपरी त्रिभुज, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, ऊपरी त्रिभुजीय अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की जो है अपन बात करने वाले हैं। इसमें देखो होता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की जब अपन बात करते हैं तो इसमें ऐसा होता है कि इसमें जिस प्रकार अपन ने ये मान लो कोई मैट्रिक्स लिखी है इस प्रकार से, ठीक है, अभी यहाँ पर तो क्रम आता है A11, यहाँ A12, यहाँ A13, ठीक है, यहाँ क्रम आता है A21, A22, A23, ठीक है, यहाँ पर आता है A31, A32, A33, इस प्रकार क्रम आता है। अब देखो जो पहले वाला मान होता है वो तो आई का होता है, और जो दूसरा वाला मान होता है वो होता है जे वाला मान, ठीक है। तो देखो यदि आई वाला मान जे वाले मान से बड़ा है, आई वाला मान जे वाले मान से कैसा है, बड़ा है, आई वाला मान कौन से मान से बड़ा है, जे वाले मान से बड़ा है, तो आई यदि जे से बड़ा होता है तो उसी कंडीशन में क्या होता है, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव होता है, उसी कंडीशन में क्या होता है, ऊपरी त्रिभुजीय क्या होता है, अवयव होता है। जैसा कि भाई इसमें देखो मैं बात करूं यहां पर आपके सामने, जैसे अपने पास में इस प्रकार से यदि कोई अवयव है, ठीक है, वर्ग अवयव है 6 8 5 7 3 2 6 7 3, ठीक है भाई, इस प्रकार कोई है, तो इसमें यदि अपने को ज्ञात करना हो भाई मुख्य विकर्ण, क्या ज्ञात करना हो, मुख्य विकर्ण, ठीक है भाई। देखो मुख्य विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, तो मुख्य विकर्ण क्या होता है, जो अपना ये जो इसमें आई का मान जे के बराबर होता है,
तो जिस अवयव में आई बराबर क्या होता है, जे होता है, जिस अवयव में आई बराबर क्या होता है, जे होता है, यानी जिस अवयव में स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या समान होती है, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है, वह अवयव कौन सा अवयव होता है, अपना मुख्य विकर्ण। उस अवयव में उसे जब आई बराबर जे वाले जो एलिमेंट होते हैं वो मुख्य विकर्ण होते हैं। कौन से होते हैं, मुख्य विकर्ण होते हैं। अब मुख्य विकर्ण इसमें कौन आया, 6, 3 और कौन आ गया, 3 आ गया। इसे अपन क्या नाम देते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव। इसे क्या नाम देते हैं अपने, मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव। ठीक है भाई, इसे क्या नाम देते हैं, मुख्य विकर्ण के क्या नाम देते हैं, अवयव नाम देते हैं। देखो एक और निकाला जाता है अवयव का ट्रेस। यहां पर एक चीज और पूछी जाती है, वो क्या पूछा जाता है, अवयव का अनुरेख, जिसे हिंदी में कह सकते हैं, और ये पूछा जाता है अवयव का अनुरेख अर्थात ट्रेस। अर्थात क्या पूछा जाए, ट्रेस पूछा जाए। तो अवयव का अनुरेख अथवा ट्रेस की बात करते हैं तो ये होता है मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग। ये होता है मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग, मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग होता है। जैसे यहां पर इसकी बात कर लें तो ट्रेस की बात करते हैं तो ट्रेस क्या आ जाएगा, 6 + 3 + 2, यानी 6 और 3 9 और 2 कितना आ जाएगा, 11। ये क्या आ जाएगा, इस अवयव का अनुरेख। अनुरेख या ट्रेस निकालने के लिए कौन सा होना चाहिए, वर्ग अवयव। कौन सा अवयव होना चाहिए, वर्ग अवयव। कौन सा अवयव होना चाहिए भाई, वर्ग अवयव होना चाहिए हमेशा। कौन सा अवयव होना चाहिए, वर्ग अवयव। तो अनुरेख की बात करता है तो किसी भी वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग अवयव का अनुरेख होता है। अवयव का क्या होता है, अनुरेख होता है। देखो भाई इसमें अपन बात करते हैं, अब एक अपने को यहां पर पूछा जाता है विकर्ण अवयव। कौन सा अवयव पूछा जाता है, विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण अवयव अर्थात डायगोनल मैट्रिक्स पूछी जाती है। ठीक है, तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो डायगोनल जो मैट्रिक्स होती है अपनी वो क्या होती है, तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो तभी पॉसिबल है जब अपने पास जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव है। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव होगी तभी विकर्ण अवयव पॉसिबल होता है। अर्थात इसमें क्या होता है कि वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य अवयव शून्य हो। मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य अवयव क्या हो, शून्य हो, तो वह मैट्रिक्स अपनी कौन सी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी, अर्थात विकर्ण अवयव होगा। जैसे एग्जांपल की अपने यदि बात कर ले तो एग्जांपल कुछ ऐसा होता है 2 0 0 0 3 5 0 0, सॉरी यहां भी 0 आएगा 6। इसमें देखो भाई, इसमें अपन बात करें तो इसमें देखो केवल और केवल मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, बाकी सब क्या है, 0 है। अर्थात इसको मैं यदि फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं इसको कि आई का मान यदि जे के बराबर है, आई का मान किसके बराबर है, जे के बराबर है, तब तो जो अपना एलिमेंट होगा आई बराबर जे है तब तो एलिमेंट होगा। लेकिन यदि अपना जो है आई का मान यदि जे से बड़ा है या फिर जे का मान जो है आई से बड़ा है तो सारे के सारे सभी अवयव जो है वो क्या होंगे, 0 होंगे। सभी अवयव क्या होंगे, 0। यानी ए एम एन का मान, ए आई जे का मान क्या होगा, ए आई जे का मान 0 होगा। और आई बराबर जे है तो इस कंडीशन में ए आई जे का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है भाई, यदि अपने पास में देखो A11 है, A22 है, A33 है, अर्थात जब आई और जे का मान समान है तब तो ए आई जे का मान 0 नहीं होगा, अर्थात विकर्ण के अवयव 0 नहीं होंगे।
बाकी यदि i का मान j से बड़ा या j का मान i से बड़ा तो उस कंडीशन में अपना aij का मान 0 होगा। अर्थात यदि ये i और j बराबर नहीं है तो वो तो सारे 0, और जिसमें i और j बराबर हैं उनका मान 0 के बराबर नहीं होगा। उम्मीद है यहां तक की सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे अपन जो है बात करने वाले हैं कौन से के बारे में, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। तो ऊपरी त्रिभुजीय अवयव में क्या होता है कि जब i का मान j से बड़ा होता है उस कंडीशन में aij का मान 0 होगा, उस कंडीशन में aij का मान 0 होगा। अर्थात मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं तो मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसे अपन बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। अर्थात एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है 2 3 4 0 5 3 0 0 2, इस प्रकार यदि कोई एग्जाम्पल मिलता है जिसमें इस मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव 0 मिल जाते हैं, वो कौन सा होता है, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव होता है। कौन सा होता है, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव होता है। ठीक है भाई, अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट निम्न त्रिभुजीय अवयव के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं कौन से के बारे में, निम्न त्रिभुजीय अवयव। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं अपन। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें ऐसा होता है मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव कैसे हों, शून्य हो, सभी अवयव कैसे हों, शून्य हो। उस कंडीशन में जो होता है वो अपना निम्न त्रिभुजीय अवयव होता है। ठीक है, तो वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। एग्जाम्पल की यदि मैं यहाँ पर बात करता हूं तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि जैसे अपन यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो निम्न त्रिभुजीय अवयव लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो जब वर्ग अवयव होता है कोई उसमें जो मुख्य विकर्ण होता है उसके ऊपर के अवयव क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे 3 5 और 3 ये मुख्य विकर्ण है, यहाँ तो जो है 8 आ जाए, यहाँ 7 आ जाए, यहाँ 5 आ जाए, लेकिन ऊपर के सारे क्या होने चाहिए, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव 0 हो। उसी कंडीशन में अपन इसे क्या कह सकते हैं, निम्न त्रिभुजीय अवयव लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ पर जो है यदि i का मान से यदि j का मान बड़ा है तो इस कंडीशन में अपने aij का मान क्या होगा, 0 होगा। इसकी पॉइंट को आप ध्यान में रखें कि यदि j मतलब स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से ज्यादा है, स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में अपना जो अवयव है उसका मान 0 होगा। अर्थात जब मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव 0 होते हैं तो उस कंडीशन में अपना ये अवयव होता है वो निम्न त्रिभुजीय अवयव होता है भाई। ठीक है, आगे की देखो जैसे अपन बात करते हैं। देखो भाई नेक्स्ट अपन बात करते हैं अदिश अवयव। कौन से की बात करेंगे भाई, अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो स्केलर मैट्रिक्स में ऐसा होता है कि जब अपन बात करें यहाँ पर
तो अपने पास ऐसा कोई न कोई मैट्रिक्स है, अपने पास में ऐसा कोई न कोई मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में, उसे मैट्रिक्स में जो होते हैं मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं, अपने मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं वो सारे समान हो और बाकी सारे अवयव जीरो हो। मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो और बाकी सभी अवयव जीरो हो तो वह मैट्रिक्स अपने स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव होती है। तो मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन। देखो इसकी डेफिनेशन ऐसा होता है कि वह अवयव, आप हाथों हाथ लिखते रहना इन चीजों को, वह वर्ग अवयव, वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण, जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा अन्य सभी अवयव शून्य हो, अन्य सभी अवयव शून्य हो तो वह मैट्रिक्स अपनी अदिश अर्थात स्केलर मैट्रिक्स होती है। देखो इसमें जैसा कि अपन लिख सकते हैं कि यदि ए आई जे की कोई फॉर्मेट है, ठीक है, तो वो जो है जीरो के बराबर कब होगी, जब आई का मान जो है जे से बड़ा है, और यदि जे का मान आई से भी बड़ा है तो दोनों कंडीशन में ए आई जे का मान है वो क्या होगा, जीरो होगा। दोनों कंडीशन में ए आई जे का मान क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जब ए आई जे जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब आई का मान किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो इस कंडीशन में जो अपना ए आई जे का मान, ए आई जे का मान जो है फिक्स होता है कि कब, जब आई और जे का मान बराबर हो। आई और जे का मान जब बराबर होता है तो इस कंडीशन में आई का मान किसके बराबर होगा, जे के बराबर होता है। ठीक है, ये होती है अपनी कौन सी मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव। इसके बाद में अपन बात करते हैं यहां पर शून्य अवयव। इसके बाद बात करते हैं अपन शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। इसको ओ से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से जीरो से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वह वर्ग अवयव, वह वर्ग अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, जिसके सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो, तो वह मैट्रिक्स अपनी कौन सी मैट्रिक्स होगी, शून्य मैट्रिक्स होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी। जैसे यहां पर बात कर लेते हैं 0 0 0 0 0 0, ये देखो क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 0 0, क्योंकि इसमें रो और कॉलम जो इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये 3 क्रॉस 3 की है तो इसको अपन नाम दे देते हैं O3। इसको अपन क्या नाम देते हैं, O3, यानी इसका जितना क्रम है वो ही इस पे नाम देते हैं। जैसे ये मान लो ये ऐसा होता है 0 0 0 और 0, तो इस कंडीशन में इसको अपन नाम देते हैं O2, क्योंकि दो क्रम की क्या है, ये वर्ग अवयव है और जिसके सभी अवयव शून्य है, तो इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, शून्य अवयव नाम दे देते हैं। उम्मीद है यहां तक की सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं शून्य अवयव के बाद में अपन बात करने वाले हैं इकाई अवयव। इकाई अवयव, यूनिट मैट्रिक्स। इकाई अवयव अर्थात यूनिट मैट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है मुख्य विकर्ण, वह वर्ग अवयव, वह वर्ग अवयव जिसमें, वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों तथा अन्य सभी अवयव, अन्य सभी अवयव शून्य हो, अन्य सभी अवयव शून्य हो तो कौन सी होगी, इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स कौन सी होती है, तो जिस मैट्रिक्स में
अपने जो मुख्य विकर्ण, जो अपना मुख्य विकर्ण होता है उसके जो सारे के सारे, अपने जो मुख्य विकर्ण होता है उसके सारे के सारे अवयव एक हों और बाकी सारे जीरो हों, उस कंडीशन में उसे नाम देते हैं इकाई अवयव। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं इकाई अवयव की, तो इकाई अवयव ऐसा होता है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 वर्ग अवयव है 3 क्रॉस 3 और तीनों की तीनों समान है तो इकाई अवयव नाम देते हैं। 3 क्रम की है तो इसे क्या नाम दे देंगे I3। आप सभी फटाफट से कमेंट करें कि मैं इसे कौन से क्रम की कहूंगा, 2 क्रम 2 की नाम और क्या से रिप्रेजेंट करूंगा, फटाफट से कमेंट मार दो। तो इसको लिखेंगे 2 क्रम की है तो I2 से, I2 से। उम्मीद है यहां तक की सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, आगे अपन बात करने वाले हैं आगे अपन बात करते हैं मैट्रिक्सों का योग और घटाव के बारे में। मैट्रिक्सों का योग और घटाव के बारे में बात करते हैं। तो देखो मैट्रिक्सों का योग और घटाव किस प्रकार से करते हैं। मैट्रिक्स अवयव का योग तथा घटाव। पहली चीज, अवयव का योग और घटाव कब पॉसिबल है, तो सबसे पहली चीज सभी अवयवों का क्रम समान हो, सभी अवयवों का क्रम समान हो, तभी ये चीज पॉसिबल होगी कि अवयव में जो है योग और घटाव की जो कंडीशन है वो पॉसिबल होगी। तो योग और घटाव की कंडीशन तभी पॉसिबल है जब उनका क्या समान हो, क्रम समान होगा, अर्थात उनका क्या समान होगा, ऑर्डर समान होगा। क्या समान होगा, ऑर्डर इक्वल हो, क्रम समान हो, तभी ये चीज अपनी पॉसिबल होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखो भाई लिख देता हूं, मैंने यहाँ लिखा 3 4 5 7, ठीक है। इसके बाद में लिखू 6 8 7 2, ये 2 मैट्रिक्स हैं, इनका मुझे योग करना है। अब मुझे ये पता है कि ये वाली मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है और ये वाली भी 2 क्रॉस 2 की है, ये वाली भी 2 क्रॉस 2 की है। इसका मतलब इसका क्रम और इसका क्रम समान है। क्रम कैसा है, समान है, और क्रम समान तो में योग और वैकलन यानी योग और घटाव, या इसको मैं वैकलन भी कह सकता हूं, एड एंड सब्सट्रैक्शन, तो इसमें पॉसिबल है। कैसे करेंगे, तो इनका यदि मेरे को योग करना है तो इस प्रकार से इनका योग हो जाएगा। पहला अवयव का पहला अवयव और इस अवयव का पहला अवयव दोनों को ऐड कर देना, 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर इसका इधर का दूसरा अवयव और इधर दूसरा अवयव, तो इनको योग कर देना, 8 और 4 12 हो जाएगा। फिर नीचे वाली पंक्ति का पहला अवयव, इसमें पहला अवयव 5 और 7 12 हो जाएगा। इसका पहला अवयव और इसका पहला अवयव 7 और दोनों को ऐड कर देना, ये हो गया योग और वैकलन। यानी योग और वैकलन करने के लिए क्या होना चाहिए, तो इसमें ऐसा होना चाहिए कि इन जिन भी अवयवों का योग कर रहे हैं या वैकलन कर रहे हैं उनका जो है वो क्या होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए, क्रम। 2 क्रॉस 2 था, 2 क्रॉस 2 था, इसका मतलब पॉसिबल थी ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है, 3 4 8 2, इसमें प्लस करना है 6 1 2 0। पहली चीज मुझे आप ये बताओ यहाँ पर ये चीज पॉसिबल है या नहीं है। फटाफट सभी कमेंट करके ये चीज देख लेना, बता देना मुझे कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं है। मैं देखता हूं सर ये भी 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, मतलब सर पॉसिबल है, पॉसिबल है तो कर लो भाई योग। तो योग कर देते हैं, देखो क्या हो जाएगा योग। तो यहाँ पर देखो भाई योग क्या हो जाएगा, 3 इसका पहला, इसका 3 और 6 क्या हो जाएगा 9, इसका पहला 4 और 1 5, इसका 8 और 2 10, और इसका 2 और 0 2, ये हो गया अपना योग। यानी समान यदि क्रम होता है तभी ये चीजें संभव हो पाती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है भाई नेक्स्ट
3 5 7 2 3 1। इधर लिखा मैंने 1 3 5 और 7। मुझे बताइए भाई योग पॉसिबल है या नहीं। पहली चीज मुझे यही बतानी है कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं। तो आप बताओ कि सर यहाँ तो करो कर्म जो है ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 3 है, यहाँ 2 क्रॉस 2 है, तो सर ये समान नहीं आ रहे। ये समान नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? जब कर्म समान नहीं होता है ना तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होती, योग और वैकलन वाली। क्लियर हो गई होगी यहाँ तक की सारी चीजें। नेक्स्ट में बात करता हूँ आपके सामने। तो नेक्स्ट कुछ ऐसा है 8 6 5 3 2 7। इसमें से इस बार जो है आपको माइनस करना है भाई, माइनस करना है 6 2 3 1 0 2, ये माइनस करना है। इधर मैं इसमें देखता हूं भाई इसका कर्म समान है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज ऑर्डर देखनी है मैट्रिक्स की। तो इस मैट्रिक्स में जब अपन देखते हैं तो मैट्रिक्स में ऐसा है भाई, इसमें दो पंक्ति तो है 2, स्तंभ है 3, तो 2 क्रॉस 3 है। इसमें पंक्ति तो है 2, स्तंभ है 3, तो 2 क्रॉस क्या है 3 है। 2 क्रॉस क्या है 3 है। तो ये संभव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 क्रॉस 3 समान है। भाई बना के लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं भाई, समान क्रम के अवयव में से समान वाले को घटाओ, यानी 8 में से भाई 6 को घटाओ तो 2, 6 में से 2 को घटाओ तो 4, 2 में से 3 को घटाओगे तो -1, 5 में से 1 को घटाओगे तो 4, 3 में से 0 घटाओगे तो 3, 7 में से 2 घटाओगे तो 5, और यही अपने क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि जब आप मैट्रिक्स का योग और वैकलन कर रहे हो, जब मैट्रिक्स का योग और वैकलन कर रहे हो तो इस कंडीशन में आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी रिजल्टेंट, आपको ये तो कन्फर्म हो गया कि भाई मैट्रिक्सों का योग और वैकलन कब कर सकते हैं, जब दोनों तीनों पांचों दसों जितनी मैट्रिक्स हैं सबका कर्म समान होगा, तभी ये चीज पॉसिबल होगी। इसका मतलब जो रिजल्टेंट मिलेगा, जो अपने को परिणामी मिलेगी अवयव, उसका भी कर्म क्या होगा समान होगा, उसका भी कर्म क्या होगा समान होगा। उम्मीद है ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अपन बात करते हैं अवयव का। इसके बाद अपन बात करेंगे अवयव का गुणा। अवयव का गुणा देखो भाई अवयव के गुणा की जब अपन बात करते हैं तो अवयव के गुणा के लिए ऐसा होना चाहिए कि जैसे अपने पास में एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है, उसका क्रम तो है 3 क्रॉस 5। एक दूसरी मैट्रिक्स बी है जिसका क्रम है भाई 5:3। तो अवयवों का गुणा तभी संभव है जब पहले की स्तंभ दूसरे की पंक्ति बराबर हो। पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति बराबर हो। तो अवयवों का गुणा, अवयवों का गुणा तभी संभव है जब पहले अवयव, पहले अवयव में स्तंभों की संख्या बराबर दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या। देखो भाई पहले अवयव में स्तंभ 5, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या 5 बराबर आ रही है, मतलब ये चीज पॉसिबल है। तो अवयवों का गुणा तभी संभव होता है जब पहली अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तभी ये चीज पॉसिबल होती है। ठीक है, अब इसमें जैसे आपको सीधा सीधा भाई बीएससी वालों को सीधा सीधा प्रश्न क्या पूछा जाता है
कि भाई बताओ इसको गुणा करने पर क्रम क्या बन के आएगा। ठीक है, तो जैसे कि भाई मैंने ये मान लो यहाँ पर ऐसा लिख दिया कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका क्रम 3:2 है, और एक मैट्रिक्स बी है जिसका क्रम 2:5 है। तो मुझे बताइए कि ए क्रॉस बी को यदि मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से गुणा करेंगे तो इसका क्रम क्या होगा, तो इसका क्रम क्या होगा ये बताना है। तो जैसे कि भाई यहाँ पर मैं बताना चाहूँ आपको, तो देखो इसकी जो है स्तंभ और इसकी जो है पंक्ति, ये दोनों कैसी आ रही है, समान। तो पहली चीज इनका गुणा संभव है, पहली चीज भाई गुणा क्या है भाई, संभव है, गुणा संभव है। तो क्रम क्या बनेगा, जो बच गए कौन कौन बच गए देख लो भाई, 3 और इधर कौन बच गया भाई 5। तो इसका क्रम जो आएगा वो क्या आएगा, 3x5। इसका क्रम क्या आएगा, 3x क्या आएगा 5 आएगा। भाई क्लियर हुई ये चीज तो आपकी, कि इसका क्या होता है कि पहले की पंक्ति दूसरे के स्तंभ आने वाली परिणामी जो अवयव होती है वो इस क्रम में होती है। इन जो समान वाले हैं उनको छोड़ देना, बाकी वाला लिख देना, वही आपका क्या हो जाता है, क्रम हो जाता है। और आपके छोटा जो अपने आते हैं ना, छोटे क्वेश्चंस आते हैं, छोटे क्वेश्चंस कन्फर्म है यहाँ से छपने वाला है भाई, इसको लिख लेना, आराम समझ लेना भाई। ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूँ गुणा करने की, तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहला मैंने आगे लिखा 6, 3, 2 और 5। इस वाले में मैंने ऐसा लिखा 3, 5, 2 और 2। ठीक है भाई, तो अब इसमें आपको जैसा कि भाई पता है कि इसमें अपन ऐसा लिख रहे हैं कि इसका क्रम देखते हैं भाई पहले कि इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है। तो इस मैट्रिक्स का क्रम 2x2 है। इस वाले मैट्रिक्स का क्रम देखते हैं तो 2x ये भी क्या है, 2 है। इसका मतलब इसके इस अवयव में स्तंभ कितने, 2, और इस अवयव में पंक्तियां कितनी, 2। इसका मतलब पहले के स्तंभ और दूसरे की पंक्तियां समान है, इसका मतलब इसका गुणा संभव है। पहली चीज इसका गुणा क्या है भाई, संभव है। गुणा क्या है, संभव है, पॉसिबल है। अब करेंगे कैसे, तो देखो इसको करना ऐसा है कि इसकी जो पहली पंक्ति है ना, इसको पहली पंक्ति को स्तंभों से, भाई पंक्तियों को स्तंभों से गुणा करना है। पहले की पंक्तियों, पहले अवयव की पंक्तियों को दूसरे अवयव की स्तंभों से गुणा करना है, दूसरे अवयव के स्तंभों से गुणा, स्तंभों से गुणा। अब कैसे गुणा करना है तो ये समझो, इधर से 6 को उठाएंगे पहले, और इसका पहला स्तंभ में पहला कौन है, 3, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 प्लस इसका ये वाला तो लेना है इधर से ये और इधर से ये वाला, यानी कि इसकी पंक्ति में अगला व्यू, स्तंभ में अगला व्यू, 3 दूनी 6, ये हो गया। अब आगे वाले पे चलना है, तो आगे वाले के लिए फिर इससे गुणा करो, देखो 6 पंजे 30, फिर इससे करो 3 दूनी 6, इसी प्रकार यहां 2 से करो 2 तिया 6, और फिर यहाँ 5 दूनी 10, फिर इससे करो 2 पंजे 10, इससे करो 5 दूनी 10, ये हो गया अपना गुणा। तो 18 और 6 होते हैं 24, 30 और 6 होते हैं 36, 10 और 6 होते हैं 16, 10 और 10 होते हैं 20। इसका मतलब इसका ये आ गया अपने पास में a क्रॉस b। ये किसका मान आ गया, a क्रॉस b का मान आ गया अपने पास, किसका मान आ गया, a क्रॉस b का मान अपने पास में ये आ गया। ठीक है भाई, उम्मीद है यहां तक चीजें आपके समझ में आई होगी। तो यहां तक यदि सारी चीजें आपको पसंद आई हैं तो आप इन चीजों को अच्छे से नोट करना। आगे की क्लास में जो है अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट, जो अपने इसमें और कंसेप्ट्स बन सकते हैं उनके बारे में। तो आप लोग यदि जो अपने हैं बीएससी में बात कर लेता हूँ, ये किन किन के लिए यूजफुल होगी, तो जो बीएससी एग्रीकल्चर से कर रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर से कर रहे हैं, उनके जो सेमेस्टर फर्स्ट होता है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। अवयव के 15 नंबर के जो क्वेश्चंस, 15 नंबर का जो मैटर है आपका अवयव से ही आता है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसी के साथ में इस बार जो 12th बोर्ड में स्टूडेंट्स हैं, इस बार जो 12th बोर्ड क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, और यहां से उनके जो है 8 नंबर का मैटर आने वाला है, उनके यहां से 8 नंबर का मैटर आने वाला है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो आज
जो मैंने पढ़ाया, उम्मीद है आपके सारी चीजें समझ में आई होगी। आगे की जो बात है वो अपन करते हैं अपने आने वाली नेक्स्ट क्लास के साथ में। आज के लिए जय हिंद।